चलिए आज देखते हैं हम संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 116 से 120 तक के। तो 116 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो इसके पहले के हमने जो अनुच्छेद देखे थे वो है 111 से 115 तक के। देखते हैं, समझते हैं। एक बार पहले उनका हम रिवाइज कर लेते हैं। 106 से तो 110 तक के भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। 106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 कहता है विधेयकों के पुनर्स्थापन पारित किए जाने के संबंध में वो बंद। 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है धन विधेयक की परिभाषा, क्योंकि ये भी आगे अनुच्छेद में हमें जरूरत पड़ेगी, यानी इसका संदर्भ आगे के अनुच्छेद देते हैं। एक 111 कहता है विधेयकों पर अनुमति। 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और 113 कहता है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 है विनियोग विधेयक। और 115 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 116। तो 116 के अंतर्गत है लेखानुदान और प्रत्यानुदान और अपवानुदान, जिसका हमने टाइटल भी डाल रखा था। 117 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। जो वित्तीय विधेयक हैं उनको यहाँ पर जो है कि प्रभाव देता है, यानी उनको ठोस या मजबूत करने का जो प्रावधान है वो 117 के अंतर्गत है। 118 कहता है प्रक्रिया के नियम। और 119 के अनुसार है संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन जो किया जाएगा वो 119 यहाँ पर देता है। और 120 के अंतर्गत है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सबसे पहले चलते हैं हम 116 की ओर। तो 116 में कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। अब इसके अंतर को निर्धारण किया गया कि क्या है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवानुदान। लेकिन यहाँ पर जो कि क ख ग निर्धारित किए गए खंड, दो खंड यहाँ पर दिए गए, खंड पहला और खंड दूसरा। लेकिन इनको समझने के पहले हमें यहाँ पर समझना होगा कि लेखानुदान क्या है, इसके बाद प्रत्यानुदान क्या है और अपवानुदान क्या है। तो इनको समझने के लिए हम चलते हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर डिटेल समझते हैं। तो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान तीनों का उल्लेख है। लेखानुदान क्या कहता है, जब सरकार को संसद में बजट पारित करवाने में समय लगता है, यानी अभी कोई समय है, कोई प्रोसीजर रुका हुआ है और किसी कारणवश ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन ऐसी स्थिति में पैसों की आवश्यकता है कि अब इस कार्यप्रणाली को कैसे करें। तो यहाँ पर लेखानुदान का उल्लेख किया गया कि बाय द वे ऐसी आवश्यकता है कि अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा बजट और पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो एक अनुमानित राशि, यानी जो पूरे वर्ष का वार्षिक ब्यौरा है, जो वार्षिक बजट है उसका 1/6वां भाग, जो कि यानी लगभग 2 माह का जो लेखा दौरान होना है वो निकाल सकेगा। तो किस प्रक्रिया के द्वारा निकाल पाएगा, तो उसको लेखानुदान के अंतर्गत निर्धारित किया गया, ताकि कहीं कोई रुकावट उत्पन्न न हो। इसी प्रकार अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की आवश्यकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बजट निर्धारित किया गया है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता होती है, तो उनका निर्धारण कैसे किया जाए। तो अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान का प्रावधान दिया गया, और ये है 115 के अंतर्गत, जो हमने पिछले क्लासेस के अंतर्गत पढ़ा था 115, और आज भी हमने उसका जो है कि रिवाइज किया है। तो अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुरूपक हमने पढ़ा है। तो उसके अंदर प्रावधान दिया गया और कहा गया वित्तीय वर्षों की समाप्ति से पूर्व अनुपूरक अनुदानों की मांग सदन में पेश की जाती है और पास भी किया जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा प्रस्तुत मांगों तक ही सीमित रहती है, जो भी निर्धारित की गई है। अनुपूरक अनुदान पर चर्चा के दौरान सामान्य शिकायतें व्यक्ति
नहीं की जा सकती, यानी सामान्य शिकायत व्यक्त नहीं की जाती। और अतिरिक्त या अधिक अनुदान किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए पेश की गई राशि से अधिक राशि हो सकती है। अगला है खर्च हो तो राष्ट्रपति ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए मांग लोकसभा में पेश करवाते हैं, यानी सिफारिश जो लगेगी वो राष्ट्रपति महोदय लगेगी, उसके आधार पर ये प्रस्तुत की जा सकती है। अब ये कब की जाती है, तो वित्तीय वर्ष पूरा हो जाने के बाद ये किया जा सकता है। तो ये अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान के अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्रत्यानुदान। किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति बनी तो क्या किया जाए, तो फिर वहां पर प्रत्यानुदान लागू होगा। इसमें यह भी रखा है जिसके विस्तृत अनुमान देना शायद संभव न हो, ऐसी स्थिति में सदन बिना द्वारा प्रत्यानुदान के माध्यम से एक मुफ्त धनराशि दे सकता है, यानी उसका एक अनुमान लगा सकता है कि इसमें कितना धन खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यानुदान का विवरण है, जैसे कि अकाल पड़ जाना या फिर बाढ़ से ग्रसित हो जाना। देखा कि पिछले सेशन में भी बाढ़ ग्रसित हुआ था, और कोई राज्य भी हो सकता है। अब वहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि कितने धन की जितने धन की राज्य मांग करता है या तो उतना दे दिया या इसमें कुछ कटौती करके दे दिया जाता है कोई, क्योंकि उसका कोई विवरण नहीं होता है कि भैया इतना ही आवश्यक हो। क्योंकि जैसे कि किसी राज्य को विकसित करने के लिए, राज्य को का उत्थान करने के लिए, राज्य को विकसित करने के लिए धन लगाया जाता है, उसका ब्यौरा रहता है, भैया इतना इतना फंड हम इस योजना में, परियोजना में लगाएंगे, तो उसका लिखित ब्यौरा होता है। लेकिन जब इसी स्थिति बनती है, आपात स्थिति बनती है, तो उसका कोई ब्यौरा नहीं होता, और इसीलिए प्रत्यानुदान का उल्लेख यहाँ पर 116 के अंतर्गत किया गया। अपवाद दानुदान का भी यहाँ पर किया गया, एक्सपेंस नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च का भाग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी सदन जो है कि एक विशेष धनराशि दे सकता है। तो ये हमने समझे। अब इनका उल्लेख 116 के अंतर्गत किया गया है, तो क्या होते हैं उनके बारे में कहा गया। इसका खंड यानी 116 का एक का क क्या कहता है, या ए कहते हैं इसको, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रकल्पित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद वित्त प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध अनुच्छेद 14 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की अपील यहाँ पर की जाती है। पहले ही दिया जाता है कि अभी यहाँ पर समय है। ऐसे में तो हमने अभी लेखानुदान पढ़ा, लेखानुदान किसको सपोर्ट करता है, क को। फिर का क्या कहता है, जब किसी सेवा की महत्ता या उसकी अनिश्चितता के रूप में के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती कि भैया कितना कितना इसमें खर्च होना, तो फिर प्रत्यानुदान वहाँ पर लागू किया जा सकता है। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई है अपवानुदान करने की शक्ति होगी जिस प्रयोजन के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं, उसके लिए भारत की संचित निधि, अब जितना भी आय होती है भारत हमारे देश की, वो सब कहाँ शुरू होती है, तो वो मूलतः संचित निधि में होती है। वो संचित निधि से भी निकाले सको, उसको हम विनियम योग कहते हैं, ये हमने भी पिछले क्लासेस में पढ़ा था। संचित निधि से धन लेने की या धन निकालने की, तो संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो संचित निधि का यूज कर सकता है। तो यहाँ पर अपनुदान का भी उल्लेख किया गया। फिर खंड 2 के अंतर्गत 2 के 1 का यहाँ प्रावधान किया। 2 के अंतर्गत पहले को वो निर्धारित कर देता है, उसको ठोस से मजबूत करने का प्रावधान यहाँ पर दिया गया कि खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 14 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचयी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने विधि के संबंध में प्रभावी होगा। ये प्रावधान यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया कि जो लोग जो है कि वार्षिकी जो निर्धारित होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य प्रणाली लागू होगी और वो उसी के जैसे ही ये प्रणाली, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपात वाली स्थिति बन सकती है, यानी लेखानुदान की आवश्यकता पड़ सकती है, प्रत्यानुदान की आवश्यकता पड़ सकती है या अपनुदान की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए इनका जिक्र भी किया गया कि यदि ऐसी स्थिति में हो तो क्या फंडिंग नहीं होगी या फिर वित्त जो बजट है उस बजट का वेट किया जाएगा।
अब ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर ये प्रावधान दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 कहता है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए। जो वित्तीय विधेयक हमने पढ़े थे, जिसका जिक्र भी इसमें किया गया है, 110 के अंतर्गत हमने पढ़ा था धन विधेयक की परिभाषा, और धन विधेयक की परिभाषा क से छ तक का जो बंध है वो 117 करता है। यहाँ पर विशेष कुछ नहीं, लेकिन हाँ उसका उपबंध यहाँ पर किया गया है। दे भी रखा है अनुच्छेद 110 के खंड 1 के खंड क से च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके लिए जरूरी नहीं कि वो राज्यसभा के पास जाए, राज्यसभा की राय ली जाती है, उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है कि भैया हमें ये आवश्यकता है, इसी धन की आवश्यकता है, लेकिन राज्यसभा उसके लिए संशोधन करने के लिए कहे सर जरूरी। यदि वो राज्यसभा से पारित नहीं भी होता है तो भी लोकसभा में जाएगा और वहीं से पारित हुआ माना जाएगा कि हाँ ये दोनों जगह पारित हो गए। यानी सिर्फ मुंह दिखाई का बात की जाती है यहाँ पर, ये कह सकते हैं हम उसको कि उसको दिखा दिया गया राज्यसभा से सदस्यों को कि कल से आप कोई सवाल जवाब करो तो ये देख लिया आपके संज्ञान में ला दिया गया है। तो उसको मजबूत करने के लिए 117 विधेयक अनुच्छेद यहाँ पर निर्धारित किया गया है। चलिए 118 कहता है प्रक्रिया के नियम बनाए यहाँ पे। क्या कहता है 118 का पहला, इस संविधान के उपखंडों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियम के लिए नियम बना सकेगा कि किस प्रकार से प्रोसीजर होना है, तो वो प्रावधान भी यहाँ पे दे दिया गया। और 2 के अंतर्गत खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब इस स्थिति में क्या किया जाए कि भैया अभी हम कार्य प्रोसेस नहीं कर पाए, तो यहाँ पर दिया गया डोमिनियन नियम विधानमंडल में जो लागू थे वो हो गए, तो डोमिनियन नियम ही यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो ये ऐसे नियम होते हैं जो पूर्व जो नियम बनाने वाली प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के पहले जो नियम थे वो यहाँ पर लागू किया जाए, तो वो कहलाएगा डोमिनियन। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो नियम थे तो वो डोमिनियन नियम के या उस विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। वे ऐसे उपांतरों और अनुकूलों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें यथाशक्ति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें कर सके। यानी जो भी निर्धारण किया गया है, उपबंध जो बनाए गए हैं प्रक्रिया के, तो वो कब लागू होंगे, तो वो या तो लोकसभा, वैसे तो मेन कहा जाए तो ये सारी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया गया, लेकिन यथास्थिति यदि वो नहीं है तो फिर वहाँ पर जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा पीठासीन, वो इनको निरूपित करेगा और नियम के लिए प्रोसीजर फॉलो कर देगा कंप्लीट रूप से, और फिर वो प्रक्रिया के नियमन लागू होने लगेंगे। तीसरा कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, किस प्रकार से प्रक्रिया प्रोसीजर होना है, तो वो राष्ट्रपति दोनों सभापतियों से परामर्श करने की बात करता है और दोनों सभापति सदनों के सदस्यों से इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। आगे दे भी रखा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसके अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 में अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाए। तो 3 में किसके आधार पर किया गया, तो 3 में राष्ट्रपति लोकसभा दोनों परामर्श करने के बाद उस पर प्रक्रिया प्रोसीजर करेगा। ठीक है, तो 118 कहता है प्रक्रिया के जो नियम है उनको फॉलो करना है। 119 कहता है सदन में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। तो क्या कहता है, संसद वित्तीय कार्यों को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचय निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित सदन के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनय विधि द्वारा कर सकेगी। ये निर्धारण कर दिया गया कि दोनों प्रोसीजर के लिए कौन कर सकता है, तो सदन के पास ये निर्धारण कर दिया कि विनिमय जो बना है उसके अकॉर्डिंग ये कर सके, और यदि जहां इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड 1 के अधीन संसद के सदन द्वारा किया जा सकता है, जो अभी 18 में किया गया, तो वो प्रोसीजर बनाएंगे, प्रोसीजर बना करके उसका निर्धारण कर देंगे और निर्धारण करने के बाद फिर वो बजट पारित कर सकेंगे। लेकिन इस बीच यदि आवश्यकता लगती है तो वो लेखानुदान के माध्यम से या अपानुदान की यदि क्या आवश्यकता लगती है। लेखानुदान क्या कहता है कि यदि बजट नहीं बना है तो उसके पहले वो कुछ अंश निकाल ले, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर।
अब आगे देता है नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है और वहां ऐसा कोई उपबंध अभिभावी, तब वहां कोई अभिभावी होगा, यानी कोई निर्धारण ऐसा कर दिया गया कि वो नियम से मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो बंद पहले बनाए गए वो अभिभावी होगा। अगला आता है 120, सदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो सदन में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, तो इसका निर्धारण किया गया भाग 17 के किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 जो आगे हम पढ़ेंगे के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता। दो भाषाओं का यहाँ पर निर्धारण किया गया, परंतु क्या कहा गया, यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। किसी को ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ऐसे में वो लोकसभा से के अध्यक्ष से निर्धारण करेगा कि उनसे यानी परमिशन कह सकते हैं, परमिशन लेगा कि हम अपनी भाषा में क्या ये प्रस्तुत कर सकते हैं। वो उन्होंने कहा यदि किसी विशेष इस प्रकार का कोई डिसीजन है या कोई ऐसी बातें हैं जो सभी सदस्यों को समझ में आना चाहिए और वो निर्णायक स्थिति है, उस पर अंतिम निर्णय कुछ होना है, तब ऐसी स्थिति में वो है इंग्लिश और हिंदी में ही निर्धारित किया जाएगा। और यदि वो किसी विशेष क्षेत्र की है और जिसे लोकसभा अध्यक्ष समझ सकते हैं और कुछ जैसे वित्त मंत्रालय समझ सकता है, गृह मंत्रालय समझ सकता है, मंत्रिमंडल के सदस्य समझ सकते हैं और सक्षम है वो, तो फिर ऐसी स्थिति में सभापति महोदय उनको ये अनुज्ञा दे सकते हैं। जब तक सदन विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करते तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो, यानी हिंदी और इंग्लिश का ही निर्धारण यहाँ पर कर दिया गया, बाकी अन्य किसी भाषा का निर्धारण यहाँ पर नहीं किया गया प्रारंभिक। अब यदि कोई इस प्रकार का विधेयक आ जाता है, संशोधन आ जाता है कि ये भाषा भी हम लोग संसद की भाषा होगी, तो बात अलग है, बाकी अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषा है उनका एक विशेष क्षेत्र है और उतने ही लोगों द्वारा समझी जा सकती है, जबकि हिंदी और इंग्लिश पूरे राष्ट्र के अंतर्गत चलती है, यानी हिंदी भी अधिकांश लोग समझते हैं। बहुत सारे राज्य जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती है लेकिन सुनिए समझी जा सकती है, वो काफ़ी कुछ सीख समझ सकते हैं, और जहाँ ऐसा प्रावधान है वहाँ पर इंग्लिश का प्रावधान है, तो इंग्लिश को अधिकांश सभी राज्यों में समझी जाती है, बोली भली नहीं जाती है लेकिन समझी जाती है, तो दोनों भाषाओं का प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 116 से 120, जो कुछ नियम इस प्रकार के प्रोवाइड करते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जैसे संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि बनाना विनियम 119 कहता है, 118 कहता है प्रक्रिया के जो नियम होंगे उनका निर्धारण करेगा, तो प्रक्रिया के नियम कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के परामर्श से बनाता है, और उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग नियम दिए गए। और 117 की यदि हम बात करें वित्तीय विधेयक के बारे में, विशेष उपबंध जो 110 को प्रभावी खासतौर पर करता है। इसके दो उपबंध और थे लेकिन हमने यहाँ पर जो आवश्यक था विशेष उपयोगी था उस एक खंड को रखा, दो खंड और भी इसमें थे। 116 कहता है लेखानुदान प्रत्यानुदान उपादान, तो इसमें इम्पोर्टेंट विशेष जो है वो 116 लेखानुदान प्रत्यानुदान उपादान को समझना वाला है। बाकी को आपको यदि पॉइंट भी आप ध्यान रखते हैं तो भी आपके लिए उपयोगी होगा, वहाँ से भी आप इसका भावार्थ निकाल सकते हैं और इन आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 121 से अगली क्लासेस के अंतर्गत।